नमस्कार, मैं हूँ शोभा किरण। आप देख रहे हैं मीडिया पंचायत और ये है मीडिया पंचायत की साप्ताहिक प्रस्तुति नवांकुरों का कोना। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है हर हफ्ते किसी नवोदित नवांकुर कवि या कवयित्री को आपसे मिलवाना और फिर हम सब मिलकर जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें, कुछ साहित्यिक लेखन से जुड़ी हुई बातें, कुछ रचनाएं और कुछ सोच भी, कुछ सवालों के जरिए उनके जवाबों के द्वारा। ये वही कोपल हैं, वही अंकुर हैं जो भविष्य में साहित्य का वटवृक्ष बन सकते हैं। तो आज की इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ेंगी दिल्ली से करिश्मा सोनी जी, जो कि एक शिक्षिका हैं, एक समाज सेविका हैं, बहुत अच्छी एंकर हैं, बहुत अच्छी कवयित्री हैं। तो करिश्मा सोनी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। और सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी, जो कि बहुत कॉमन है वैसे तो, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि लेखन की शुरुआत कब हुई? क्या आपको किसी से प्रेरणा मिली लिखने की, या फिर ऐसा है कि आप बचपन से ही लिखती हैं? क्या है? जो भी सारी बातें हैं वो हमें विस्तार से बताइए। नमस्ते शोभा जी। सबसे पहले तो मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ। हमारे सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद करती हूँ। मीडिया पंचायत की साप्ताहिक प्रस्तुति नवांकुरों का कोना में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। तो जैसा कि सवाल है कि मैंने लिखना कब और कैसे शुरू किया था, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने अपने स्कूल टाइम से ही कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी, पढ़नी शुरू कर दी थी। और बहुत ही सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि जब मैं 8वीं क्लास में थी तब पहली बार मेरी कविता जो है एक अखबार में, पंजाब केसरी में प्रकाशित हुई थी। तो वो बहुत ही यादगार पल मेरे लिए रहा है कि पहली बार मैंने अपनी जो कविता है वो मैंने अखबार में देखी थी, अपना नाम अखबार में देखा था। तब से ही मैंने लिखना शुरू कर दिया था। स्कूल में होने वाली विभिन्न तरह की जो प्रतियोगिताएं होती हैं, मैंने उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया करती थी। काव्य की और मेरी जो रुचि थी वो मेरी स्कूल टाइम से ही बढ़ती चली गई और आज तक मैं लिख रही हूँ और आगे भी मैं लिखती रहूंगी। तो दर्शकों, आपने सुना, करिश्मा जी ने हमें बताया कि वो बचपन से ही लिखती हैं और जब वो 8वीं क्लास में थी तभी उनकी एक रचना अखबार में प्रकाशित हुई थी। ये तो किसी बच्चे के लिए पुरस्कार से कम नहीं होता, ये बहुत बड़ी बात होती है। और करिश्मा जी, आप यूँ ही लिखती रहें, यूँ ही आगे बढ़ती रहें, ये हमारी कामना है। अब हमें ये बताइए कि आप किन विधाओं में लिखती हैं, या फिर ये कहा जाए कि आपकी जो लेखनी है वो किन विषयों पर ज़्यादा चलती है। और साथ ही साथ एक सवाल और कि काव्य संग्रह या फिर एकल संग्रह जो भी हैं वो कितनी आई हैं या फिर आने वाली हैं या प्रकाशन में है, जो भी हैं हमें बताइए। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर विषय के ऊपर लिख पाऊँ, अपनी कविताओं को एक नया रंग दे पाऊँ, ऐसी मेरी पूरी कोशिश रहती है जब मैं लिखती हूँ। जब भी मैं अपनी कविताएं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने प्रकृति पे लिखा है, मैंने महिलाओं पे भी लिखा है, मौजूदा हालात जो होते हैं उस पर भी लिखा है, हमारे देश के ऊपर भी लिखा है मैंने, हमारे शहीदों के ऊपर भी कुछ लाइनें लिखी हैं मैंने। और श्रृंगार रस को मैं पसंद करती हूँ, वीर रस को मैं पसंद करती हूँ। 2 लाइनें आप सभी के सामने रखना चाहूँगी कि इश्क क्या हुआ कसूर हो गया, इश्क क्या हुआ कसूर हो गया, हम छिपाते रहे इसे ये मशहूर हो गया। हाँ, हम छिपाते रहे इसे ये मशहूर हो गया। और जैसे कि आपने मेरे से पूछा है कि मेरे काव्य संग्रह या एकल संग्रह की जो बात करी है आपने, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे अभी तक 5 काव्य संग्रह हैं जो प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें से परवास, जीवन के रंग दर्पण के संग, हरियाली, अटल आहान, दर्पण काव्य ये है। और आने वाले समय के अंदर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपना एकल संग्रह, अपनी खुद की एक किताब आप सभी के सामने प्रस्तुत कर सकूं, उसका मैं लोकार्पण करवाऊं बहुत ही जल्दी। तो इसकी मेरी पूरी कोशिश रहती है, मैं लिख रही हूँ। आप सभी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आगे भी इसी तरह से लिखती रहूँ। करिश्मा जी ने प्रकृति पर लिखा है, महिलाओं पर लिखा है,
समसामयिक विषयों पर भी लिखा है, देशभक्ति पर लिखा है, श्रृंगार रस में लिखती हैं, वीर रस में लिखती हैं। इसका मतलब है करिश्मा जी आप ऑलराउंडर है, हर विषय हर विधा पर आपने लिखा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। आपने हमें ये भी बताया कि काव्य संग्रह आपके 5 आ चुके हैं और आपकी दिली तमन्ना है कि एकल संग्रह आपकी आए, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत ही जल्द आपका जो एकल संग्रह है वो आए ताकि हम सब भी उसे पढ़ें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। और अगला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि जो पुराने कवि हैं और जो नए कवि हैं, नए कवि का मतलब अभी के कवि, उनमें से आप किसको पढ़ना पसंद करती हैं? और जैसा कि ज़माना तो अब डिजिटल हो गया है, सारे कवि मोबाइल पर ही हमें मिल जाते हैं, तो आप किन को फॉलो करती हैं? और साथ ही अगर आपको मौका मिला तो किस कवि या किस कवयित्री के साथ मंच साझा करेंगी, मंच शेयर करेंगी? और अब हमें अपनी कोई मनपसंद सी रचना सुना ही दीजिए। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने शोभा जी कि डिजिटल युग है तो बहुत सारे कवि कवित्री लेखक लेखिकाएं हमें मोबाइल पर मिल जाते हैं। व्हाट्सएप पे आजकल बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो बने हैं जिसके अंदर हम अपनी जो रचनाएं होती हैं उनका आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और जो पसंद करते हैं वो वाहवाही उनसे हमको मिलती है। फेसबुक भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ पे हम अपनी अपनी कविताएं डालते हैं, दूसरों की पढ़ते हैं, तो इससे जो है हम जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, मुझे ऐसा लगता है। तो नया कुछ पढ़ने की, अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं लगती है कि हम आपस में एक दूसरे का पढ़ लेते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। और सिर्फ लिखना ही और अपनी प्रस्तुति देना और अपना ही लिखना, अपना ही दिखाना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये भी है कि हम दूसरों का सुने, उनका पढ़ें और उनसे सीखें, क्योंकि सामने वाला जो कवि है, कवित्री है, लेखक या लेखिका जो भी है, वो क्या बता रहे हैं, किस विषय में बता रहे हैं, किस तरह से बता रहे हैं, ये हमारा नवांकुरों का जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से हम सीख सकते हैं। और रही बात मंच शेयर करने की, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं डॉक्टर लता हया और श्री हरिओम पवार जी के साथ मैं अपना मंच शेयर करूं। हालांकि मुझे मौका मिला है कि मैं सुप्रसिद्ध कवित्री और मंच संचालिका डॉक्टर कीर्ति काले जी के साथ अपना मंच शेयर कर चुकी हूं। मैं उनके सामने अपनी प्रस्तुति दे चुकी हूं। उनको कई बार मैंने रूबरू गाते हुए, कविता पाठ करते हुए सुना है, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित किया है। वो मेरी एक तरह से इंस्पिरेशन है। तो उनके साथ अपनी प्रस्तुति देना, उनके सामने अपनी प्रस्तुति देना मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत बड़ी बात है कि और उनके ही मुंह से मैंने ये सुना था कि हमने जो नवांकुर होते हैं उनको सुनना ज़रूर चाहिए। बहुत सारी काव्य गोष्ठियाँ होती हैं जिसके अंदर हम लोग जा सकते हैं और अब दूसरों को सुन भी सकते हैं, सुना भी सकते हैं। कवि सम्मेलन एक थोड़ा सा अलग हो जाता है कि बड़े बड़े कवि होते हैं उसके अंदर, लेकिन गोष्ठी के अंदर हम अपनी कमियां, खामियां, इनका भी पता चलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ सुनाना ही नहीं, सुनना भी उतना ही ज़रूरी है अगर कोई लिख रहा है तो। और आपने जैसे मेरे से कहा कि मैं अपनी एक प्रस्तुति आप सभी के समक्ष रखूं, तो मैंने एक कविता लिखी थी और उसे लयबद्ध किया था जिसका शीर्षक है श्री राम। तो आप सभी के सामने मैं अपनी एक छोटी सी प्रस्तुति रखती हूँ, सुनिएगा। सुशोभित लोक तीनों है, यशस्वी नाम से तेरे। सुशोभित लोक तीनों है, यशस्वी नाम से तेरे। सुगंधित मन है, वाणी है, बसे श्री राम है मेरे। सुगंधित मन है, वाणी है, बसे श्री राम है मेरे। ग्रंथ श्री रामचरित मानस में रघुराम वर्णित हैं। ग्रंथ श्री रामचरित मानस में रघुराम वर्णित हैं। मिलेंगे हर चौपाइयों में
यदि अनुसरण सृजित है, मिलेंगे हर चौपाइयों में। यदि अनुसरण सृजित है, वचन धर्म आज्ञा और सेवा पुरुषोत्तम ने निभाए हैं। वचन धर्म आज्ञा और सेवा पुरुषोत्तम ने निभाए हैं। सिखाने मानक नैतिकता योगेश्वर धरा पे आए हैं। सिखाने मानक नैतिकता योगेश्वर धरा पे आए हैं। त्रेता युग की गाथा में चहेते श्री रघुनंदन है। त्रेता युग की गाथा में चहेते श्री रघुनंदन है। दृढ़ संकल्पी वचन बद्ध को हम करते शत अभिनंदन है। दृढ़ संकल्पी वचन बद्ध को हम करते शत अभिनंदन है। सुशोभित लोक तीनों है, यशस्वी नाम से तेरे। सुगंधित मन है वाणी है, बसे श्री राम है मेरे। बसे श्री राम है मेरे। बसे श्री राम है मेरे। सुगंधित मन है वाणी है, बसे श्री राम है मेरे। ग्रंथ श्री रामचरित मानस में रघु राम वर्णित हैं। ग्रंथ श्री रामचरित मानस में रघु राम वर्णित हैं। मिलेंगे हर चौपाइयों में, यदि अनुसरण सृजित है। मिलेंगे हर चौपाइयों में, यदि अनुसरण सृजित है। वचन धर्म आज्ञा और सेवा पुरुषोत्तम ने निभाए हैं। वचन धर्म आज्ञा और सेवा पुरुषोत्तम ने निभाए हैं। सिखाने मानक नैतिकता योगेश्वर धरा पे आए हैं। सिखाने मानक नैतिकता योगेश्वर धरा पे आए हैं। त्रेता युग की गाथा में चहेते श्री रघुनंदन है। त्रेता युग की गाथा में चहेते श्री रघुनंदन है। दृढ़ संकल्पी वचन बद्ध को हम करते शत अभिनंदन है। दृढ़ संकल्पी वचन बद्ध को हम करते शत अभिनंदन है। सुशोभित लोक तीनों है, यशस्वी नाम से तेरे। सुगंधित
मन है वाणी है, बसे श्री राम है मेरे, बसे श्री राम है मेरे, बसे श्री राम है मेरे। जी करिश्मा जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि सोशल मीडिया जो है वो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म होता है अपनी बात कहने का, अपनी बात लिखने का, अपनी बात लोगों तक पहुँचाने का एक ज़रिया है, एक माध्यम है। हमें सिर्फ सुनाना नहीं चाहिए, हमें सुनना भी चाहिए, लोगों को पढ़ना भी चाहिए। आपकी ये जो मंच शेयर करने की जो इच्छा है वो है आपकी डॉक्टर लता हया जी के साथ, डॉक्टर हरिओम पवार जी के साथ, और साथ ही आपने बताया कि आप डॉक्टर कीर्ति काले जी के साथ मंच साझा कर चुकी हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही आपने जो हमें रचना सुनाई वो बहुत ही मनभावन, बहुत ही पावन रचना, प्रभु श्री राम की महिमा का आपने बखान किया। आपकी लेखनी जो है बहुत ही अद्भुत है, अतुलनीय है। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस रचना के लिए। और चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि कवि कितने भावुक होते हैं? आपको क्या लगता है कि हर बार भावनाएं लिखी जाती हैं? और साथ ही हमें ये भी बताइए कि एक लेखक को कितना पढ़ना चाहिए, या यूँ कहा जाए कि एक अच्छा लेखक, एक अच्छा पाठक भी होना चाहिए या नहीं? आपकी क्या सोच है? आप जो भी सोचती हैं इस बारे में वो हमें बताइए। जी शोभा जी, जो कवि होते हैं, कवित्रियाएँ होती हैं, उनको भावुक तो होना ही चाहिए ताकि वो अपने मौजूदा हालातों पे और समाज के हालातों के ऊपर लिख सके। अपने जीवन के बारे में लिखने के लिए भी किसी भी कवि को, कवित्री को भावुक तो होना ही होता है। जो उनका भाव है वो उनकी कविताओं में झलकता है, फिर चाहे विषय कोई भी हो। और कोई भी कवि या कवित्री जो होते हैं उन्हें एक अच्छा पाठक भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीखना पहले होता है, उसके बाद में ही प्रस्तुति होती है, उसके बारे में ही एक अलग से लेखन कार्य जो है वो शुरू होता है। तो मेरे हिसाब से हर किसी को पढ़ना भी चाहिए, लिखना भी चाहिए और प्रस्तुति भी देनी चाहिए। नवांकुरों को सीखने का बहुत अच्छा मौका मिल जाता है जब वो काव्य गोष्ठी वगैरह होती हैं उसमें जाते हैं, कवि सम्मेलन जो होते हैं उसमें जाते हैं। सिर्फ ये ना हो कि मुझे सुनानी है तो मैंने सुनाई और हम सुना के चले गए। ये भी होना चाहिए कि हम सामने जो सुना रहे हैं उनको भी हम अच्छे से सुने, उनसे सीखें, क्योंकि हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है उनसे सीखने की, उनसे सीखने की, उनके सामने प्रस्तुति देने की। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम सीखें भी, और जब हम लिखते हैं तो जो उसको सिर्फ अपने तक ही सीमित ना रखें। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जो कमियां हैं वो दूर हो जाएं, आपको लोग पसंद करें, आप एक अच्छे लेखक, एक अच्छे कवि बन पाएँ, तो उसके लिए जो अपनी रचनाएं होती हैं उसको सिर्फ अपने तक सीमित को ना रखें, उसको अपने दोस्तों के साथ में, बाकी कवियों कवित्रियों के सामने हमको उसको शेयर करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जी करिश्मा जी, बहुत ही सटीक उत्तर, और सत्य भी यही है कि हमें पढ़ना चाहिए, हमें सुनना चाहिए। एक परिपक्व लेखक बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जिनको आदर्श मानते हैं अपना, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुनें। और अब आप हमें ये बताइए कि अभी आप खुद को कहाँ पाती हैं? आगे के बारे में क्या सोच रखा है? यानी कि मंजिल क्या है? मंजिल कुछ तो सोचा होगा अपनी मंजिल के बारे में। और साथ ही साथ चलते चलते, जैसे कि आप नवांकुर हैं, तो अपने जैसे नवांकुरों को क्या कोई टिप देना चाहेंगी, कोई संदेश देना चाहेंगी अभी तक के आपके जो भी अनुभव हैं उसके आधार पर? बाकी सभी नवांकुरों की तरह मैं भी एक युवा कवित्री हूँ। मैंने भी अभी लिखना शुरू किया है। वो मुकाम तो अभी हासिल नहीं हुआ है जो मैं सोच रही हूँ। मैंने एक बार अपने काव्य पाठ के दौरान एक अपने मन की बात कही थी। एक मेरा सपना, एक मेरी चाहत जो है वो है कि मैं भी एक अंतर्राष्ट्रीय कवित्री बनूं। जी हाँ, मैंने अपनी ये बात अपने एक मंच से कही थी। और मैंने जैसे बताया कि जब मैं डॉक्टर कीर्ति काले मैम को सुनती हूँ,
तो वो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं। मेरे लिए वो बहुत बड़ी मोटिवेशन है। मैं उनके सामने अपनी प्रस्तुति वैसे दे चुकी हूँ, उनके साथ जो है मंच है वो मैंने शेयर किया है, लेकिन उन्हीं की तरह मैं अपने नाम के आगे अंतर्राष्ट्रीय कवित्री लगाना चाहती हूँ। मुझे और मेरे जो लेखन कार्य है उसको मैं एक पहचान दिलाना चाहती हूँ, और सिर्फ राष्ट्रीय मंच तक ही नहीं, मैं अंतर्राष्ट्रीय मंच तक उसको ले जाना चाहती हूँ। ये मेरा एक बहुत बड़ा सपना है। तो अभी तो मैं सिर्फ लिख रही हूँ। आने वाले समय में जो मेरा एक तरह से कह सकते हैं प्लान जो है, वो सबसे पहले मेरा फोकस उस पर है कि मेरी भी अपनी एक खुद की किताब हो, मेरा अपना जो संग्रह है एक प्रकाशित हो, उसका लोकार्पण हो, ये मेरा सपना है। और उसके बाद एक अंतर्राष्ट्रीय कवित्री की जो एक पदवी होती है वो मैं अपने नाम के साथ में चाहती हूँ। मेरे नाम के साथ में अंतर्राष्ट्रीय कवित्री करिश्मा सोनी इस तरह से लिखा जाए, तो ये मेरा सपना है। बाकी जो मेरी बाकी सभी लोगों के लिए जो संदेश है आप जो कह रहे हैं, वो यही है कि अपने अनुभव को, अपनी प्रस्तुतियों को, अपनी रचनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उसको अपने तक सीमित ना रखें। और काव्य गोष्ठी में, काव्य सम्मेलनों के अंदर आप जाएं और सुने भी, सुनाए भी, अच्छा लिखें, बेहतर लिखें, बेहतरीन हो जाएं। यही एक छोटी सा संदेश मैं आपको देना चाहती हूँ। और अपनी बात को मैं 2 लाइनों से ख़त्म करना चाहूँगी, उसको सुनिएगा। मुनासिब ही है भंवर का मुझ में ठहर जाना, मुनासिब ही है भंवर का मुझ में ठहर जाना, उफान की खिदमत और नदी का इशारा अब मैं देखूंगी। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी करिश्मा सोनी जी, जो कि चाहती हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय कवयित्री बने। उनके नाम के आगे जो है अंतर्राष्ट्रीय कवयित्री करिश्मा सोनी, ऐसा उन्हें पुकारा जाए। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है करिश्मा जी। मैं अपनी ओर से और अपनी पूरी टीम की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि आपकी जो ये ख्वाहिश है वो ज़रूर पूरी हो और जल्द पूरी हो। तो दर्शकों, ये थी करिश्मा सोनी जी दिल्ली से, जिनसे आज हमने बहुत ही प्यारी प्यारी बातें की। आज हमारा कार्यक्रम समाप्त होने को है। अगले हफ्ते मैं फिर आऊँगी किसी नवांकुर के साथ। हम बहुत सारी बातें करेंगे, जानेंगे उनके जीवन से जुड़ी हुई, कुछ उनके साहित्य से जुड़ी हुई और कुछ रचनाएं, सब हम सुनेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शुभ रात्रि। चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है।